नमस्कार, मैं हूँ इरफ़ान और आप हैं इस वक़्त जनचौक के इस विशेष कार्यक्रम मेरी तेरी उसकी बात में। और मेरी तेरी उसकी बात में हमारे साथ आज मेहमान हैं चिराग खंडेलवाल जो कि एक युवा नाट्यकर्मी, अनुवादक, अभिनेता और लेखक हैं और जिनको संयुक्त रूप से अभी पिछले हफ़्ते मूल नाट्यालेख के लिए उनको और उनके साथी अरविंद चारण को नाटक हुंकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिराग, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत आभार, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला है। चिराग, थोड़ा-सा अपने आप को सेंटर में किसी तरह कीजिए क्योंकि अभी आपका एक कंधा थोड़ा कट रहा है। सर, थोड़ा-सा और। सॉरी सॉरी मैं कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, हाँ, ये अच्छा है ठीक सर। है। ये ठीक है, ये ठीक। ठीक है। हुँ। तो हमको बताइए चिराग कि आप तो वैसे जयपुर के रहने वाले हैं। हाँ, जयपुर में मैंने अपना थिएटर किया है सर। हुँ, हुँ। मैं वैसे आबू रोड एक जगह है, हुँ, हुँ। गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर। हाँ, हाँ। अ, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं हुँ, और जयपुर में अपनी ग्रेजुएशन करने आया था और उसके बाद मैंने थिएटर जॉइन कर लिया। मैंने वहाँ हुँ, तकरीबन 4 साल सार्थक थिएटर ग्रुप के साथ थिएटर किया। हुँ, हुँ। और अभी आप मुंबई पहुँच गए जी सर। और वहाँ नाटक के क्षेत्र में ही लिखाइयाँ कर रहे हैं या कुछ और भी इरादे हैं आपके वहाँ? सर इरादे फ़िल्मों के लिए लिखने के भी हैं, लेकिन इस वक़्त तो मैं शायद नाटक से जितना जुड़ा हुआ हूँ, उतना फ़िल्मों से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, हुँ। अच्छा, तो हम तो आपके इसी लेखन जिसके लिए अभी आपको और अरविंद को पुरस्कृत किया गया जी, उससे ही मैं निजी तौर पर परिचित हूँ। हमको जी। बताइए कि आपकी और लिखाइयाँ क्या हैं जिन पर नाटक या फ़िल्में बनी हों? सर मैंने 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जॉइन किया और वहाँ पर मैंने 7 अगेंस्ट थीव्स एस्केलीज़ का उसका अनुवाद किया। जॉनथन शेटल एक आई थिंक फ्रेंच प्लेराइट और डायरेक्टर हैं, उनका एक नाटक था टू द स्टार्स। वो मैंने उसका अनुवाद किया और मैंने तब एक नाटक लिखा था डीमोनेटाइजेशन और जेंडर इश्यूज को जोड़ते हुए वो नाटक था, उसका नाम था एक खून 100 बातें। हुँ, वो वो हुआ था। हुँ, उसके बाद मैंने अ, एक और नाटक लिखा जिसका नाम है एक अनसुनी बात। वो हुँ, नाटक उसका मूल एक आइडिया ये था कि हनुमान जो पर्वत उठाकर लाए थे, हुँ, अगर उस पर भी कुछ लोग रहते हुँ, तो उनके विस्थापन की बात हम कर सकते हैं या नहीं। तो हुँ, वो एक आइडिया था और हुंकारो तो आपने देखा ही है सर, जिसमें हुँ, हुँ, कहानी है। हुँ, हुँ। अच्छा, तो ये जो आपका अपने लेखन में जो अपना समय है, जिस समय में हम जी रहे हैं, जी, उस समय के सवालों को, उस समय की चिंताओं को, उसकी धड़कनों को अपने लेखन में शामिल किया जाए ये तो बहुत एक सायास एक चीज़ होती है। जी, वरना लेखक के तौर पर आपकी बहुत महत्वाकांक्षाएँ होती हैं कि आप एक स्थापित लेखक बन जाएँ और उसके लिए इस लीक या उस लीक या उस पटरी उसको फ़ॉलो करते हुए लेखन की दुनिया में अपना सिक्का जमा लें, एक ऐसी महत्वाकांक्षा भी शुरू में लेखकों में होती है। लेकिन जी, हम देखते हैं कि आपने कम से कम मैं हुंकारों के बारे में कह सकता हूँ जी, कि सर। आपने वो एक कहिए कि खतरे से खेलना हुँ, आपने स्वीकार किया। एक तरह का चैलेंज जो कि पिछले 2-3 वर्षों में आई हुई देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी जिसमें अ, अमानवीकरण एक बहुत अम, उभर कर सामने आता है और लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए इधर-उधर की बातें तो हमें ज़रा अपनी इस कहानी जिसको हुंकारों के एक हिस्से में शामिल किया गया, जी, इसका सर। नाम क्या है और इसको लिखने के पीछे आपका इरादा क्या है? हाँ, तो सर नाटक के अनुसार इसका नाम है वो चलता है, लेकिन आम तौर पे हम लोग भी ग्रुप में भी इसको गिद्ध के नाम से ज़्यादा
बोलते हैं। लिखने का मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमने देखा उस दौरान, खासकर लॉकडाउन के दौरान, वो कुछ चीज़ें हैं जो शायद मुझे हमेशा सबको याद रहेंगी और मुझे भी रह गई याद, कि एक मज़दूर सड़क के बीचों-बीच एक मरा हुआ कुत्ता खा रहा था। ये 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 एक इमेज जो शायद मेरे साथ हमेशा रहेगी। और रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा अपनी अ, उसकी मदर की डेथ हो गई थी और वो उनकी चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से आँख मिचोली ऐसे बहुत देर तक खेलता रहा। मैंने उस दौरान कुछ बहुत छोटी-छोटी कविताएँ लिखी थी। अ, और मैंने निजी तौर पे कुछ झेली नहीं परेशानी में, ये मेरी प्रिविलेज रही या जो भी। मैंने कोई परेशानी नहीं झेली, लेकिन अ, उन लोगों को परेशानी में देखना भी, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम एक देश में साथ रहते हैं या हम एक दुनिया में साथ रहते हैं, तो वो मूव करता है, आपको अंदर से कहीं तो झकझोरता है कि ये हो रहा है। तो वो एक चीज़ थी। फिर हमने एक नाटक बनाने की सोची जिसमें विजयदान देथा जी की कहानी तो थी ही, जो आशा की बात करती है और वो एक जर्नी की भी बात करती है। और फिर हमारे डायरेक्टर मोहित आटलकर साहब ने बोला कि क्या हम और कहानियाँ ला सकते हैं? क्या इस ग्रुप में लेखक हैं जो कोशिश करना चाहेंगे? और फिर मैंने अरविंद ने, महादेव सिंह लखावत, साहिल आहूजा, हम सब, इवन 2-3 राइटर्स और थे, शुभम भाकरी, इप्सिता चक्रवर्ती सिंह, हम सब कुछ-कुछ कहानियाँ लाए। मैं भी एक कहानी लाया। मुझे नहीं पता, वो कुछ ऐसा था, चलना, गिरना, रेंगना और फिर कुछ नहीं। और इस तरीके से चीज़ें मैंने लिखी थी। और उसके बाद रीडिंग करते-करते हमको रियलाइज़ हुआ कि इसमें और सारी चीज़ें अब क्या आ सकती हैं, इसको और चीज़ें जुड़ सकती हैं इसमें। और तकरीबन 16 ड्राफ्ट उसके में लिखे गए थे उस कहानी के। और उसमें बहुत से लोगों का इनपुट रहा, हमारी पूरी टीम के सजेशंस रहे, डायरेक्टर के इनपुट रहे, एक्टर्स के इनपुट रहे। उस टाइम जो भी लोग, हम ज़ूम कॉल्स पे मिलते थे। और तो वो शायद वो इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी थी जो शायद लेखनी में आ गई। मतलब मुझे इस वक़्त ऐसा लगता है। तो ये जो आपने जो कहा उससे मैं ये समझा कि वो चलता है, या जिसको गिद्ध के नाम से दोस्त लोग जानते हैं, वो पहले स्वतंत्र रूप से लिखी हुई चीज नहीं थी जिसे नाटक में शामिल कर लिया गया, बल्कि नाटक जैसे जैसे ग्रो करता गया, ये लिखाई उसके लिए होती रही। मैं जो समझ पा रहा हूँ। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही। हम हम्म। पहले एक ड्राफ्ट लाए थे जिसको पढ़ा, और उसके हम्म। बाद हम ज़ूम कॉल पे मिलते रहे और फाइनली हम वहाँ पहुँचे जो आपने देखा मंच पे। हम्म। तो वो चलता है में जो कहानी को बताने का और कहने का एक जटिल, एक समय के बाद अमूर्त, एक समय के बाद सररियलिस्ट, एक समय के बाद खिलंदड़ा, ये सारी जो चीजें उसके अंदर मिलती गईं, लेकिन उसमें जो उसकी जो केंद्रीय उसका जो थ्रेड है, सेंट्रल थ्रेड है, वो कॉन्टिन्यूस उस कंसर्न से मैं देख रहा हूँ कि वो बना रहा है, जो समय की एक विद्रूपता और उसका जो शर्मनाक पहलू है, वो बहुत हमलावर ढंग से उसमें सामने आया। तो ये जो है आपके लिखने की शैली, इसके बारे में बताइए कि इसके जो सूत्र या संदर्भ आपके अपने जीवन, अपनी लेखन यात्रा, आपके सरोकारों में कैसे आप तक पहुंचे हैं। सर, मैं शुरुआत से एक चीज़ में बहुत क्लियर था कि मैं कहीं ये नहीं कहना चाहता था, ओहो देखिए इनके साथ कितना बुरा हुआ है। ये हम्म। मतलब एक ठोस वाक्य इस तरीके से आए कि अम, रह रह के ये एक वर्ड है इंग्लिश में, कांस्टेंट हैमरिंग चले कि हम्म। कितना बुरा हुआ है यार, देखो इन लोगों के साथ। क्योंकि हम्म। अ, ये जद्दोजहद तो उन लोगों की रही कि चलो घर पहुंचते हैं। जैसे लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, लोगों के इंटरव्यूज थे, तो वो उनके उनके अंदर वो जो
वीडियोस में देखते थे वो कहते थे चले जाएंगे घर, पैदल पहुंच जाएंगे। और तो वो कहीं तो एक बहुत ही ज़ील के साथ, वो एक उल्लास के साथ कहीं तो एक शुरू हुआ था शायद। हुँ, और उम, फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि अ, ये चलते वक़्त शायद कहीं न कहीं सब नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी मृत्यु के करीब भी जा रहे हैं। और वहाँ से हुँ, मुझे ऐसा लगा कि हम गिद्ध को जब देखते हैं, हम मैं मतलब अब आम तौर पे कम देखे जाते हैं गिद्ध, लेकिन तो वो अ, आपको उनसे प्रेम नहीं होता। हुँ, आपको उनसे घिन आती है या डर लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये मृत्यु ही आपके साथ चलती जा रही है, आपको रास्ता बताती जा रही है और आपको आपको आगाह भी कर रही है, आपको समझा भी रही है, आपको हौसला दे भी रही है और आपको हौसला छोड़ने को भी कह रही है। हुँ, तो वहाँ से मैंने सोचा कि अगर आपके साथ ही ये मौत अगर आपके साथ ही चल रही तो किस रूप में चल सकती है? तो हुँ, शायद वहाँ से गिद्ध आया। और मैंने मैंने बहुत सोचने की कोशिश करी कि एक आदमी भरी धूप में अगर सफ़र पे निकला है, तो वो क्या कुछ सोच सकता होगा। हुँ, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ चीज़ें सोचता होगा, बहुत कुछ चीज़ें उसके दिमाग में आती होंगी। हुँ, उन बहुत कुछ चीज़ों से वो बचना भी चाहता होगा। तो हुँ, वहाँ से शायद ये एक तरीका आया। हुँ। ये तो हुआ इस पर्टिकुलर विषय में डील करते हुँ, हुए या उसकी हुँ, पंक्तियों को, उसके ढाँचे को जी, सजाते हुए की बात। लेकिन खुद एक लेखक के तौर पर जब आप लेखन के सेटअप में होते हैं, मसलन आप कंप्यूटर पर लिख रहे हैं या कागज़ पर लिख रहे हैं, उस समय आप अपने साथ बहुत सारे लिटरेरी रेफ़रेंसेस भी लेकर चलते हैं। जाने में, अनजाने में आपका जी अपना सर। पढ़ा हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ, हुँ, अनुभव किया हुआ एक हुँ, संसार आपके लेखन में, वो हुँ, संसार आपका कैसा है, ये तो अलग बात है कि आपकी लिखी हुई पंक्तियों को निर्देशक ने अलग-अलग चरित्रों से अ, उसकी प्रस्तुति में एक हुँ, नयापन डालने की कोशिश की। मसलन शुरुआत में जैसे कि एक कोई रेडियो जॉकी कोई रेडियो पर जी, प्रोग्राम पेश कर रहा हो और एक गंभीर बात को, एक त्रासदी को भी वो कितने एक मखौल के अंदाज़ में वो कहते हैं बिना इस बात को महसूस किए हुए, जैसा हुँ, कि अभी जो मेनस्ट्रीम मीडिया भी है, वो जो हुँ, एक हमेशा क्लीशे चला करता था कि एक बिल्कुल मर रहे हुए आदमी से आप पूछिए कि कैसा लग रहा है या आग में फँसे हुए आदमी से पूछिए कि कैसा लग रहा है, तो एक तरह से वो एक मानवीय संवेदना का एक माहौल जैसा, तो वो तो बाद में हुआ होगा जो निर्देशक ने आपकी पंक्तियों को अलग-अलग वाचिक प्रस्तुतियों में रखा होगा। जी। लेकिन खुद आपके अपने बारे में बताइए कि आपके अपने रेफ़रेंसेस उस को बिल्ड करने में क्या थे? हुँ। सर पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे माइथोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है चीज़ों को लेके, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी घट सकता है और हुँ, आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि क्यों हुआ ऐसा? कि ये क्यों हुआ? आप उसे हुँ, मान लेते हैं कि ये हुँ, हुआ है, ये हुँ, कहा गया है, ये हुआ होगा। हुँ, तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि वही कि कोई चीज़ किसी भी आकार में आ सकती है, कोई चीज़ कुछ भी कह सकती है, वो अपना रूप बदल सकती है, वो अपनी जगह बदल सकती है। वहाँ पे लोग इस वक़्त इस क्षण यहाँ पर हैं और अगले ही पल वो कहीं भी और हो सकते हैं। हुँ, और ये मेरे को लगता है बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। हुँ, ये मैं माइथोलॉजी से रेफ़रेंस लेकर भी लिखने की कोशिश करता हूँ, कई बार माइथोलॉजी पे भी लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि जो फ्रीडम वहाँ पर है, हुँ, वो फ्रीडम मैं अपनी लेखनी में लाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ हुँ, पर जो कुछ भी हो जाएगा, हुँ, लेकिन वो इस संसार में ये जो यूनिवर्स इस वक़्त इस कागज़ पे रचा हुआ है, वो उसके लिए सत्य हो सकता है। तो हुँ, उससे मेरे को लगता है कि मुझे लिखने में बहुत आसानी होती है हुँ, कि अच्छा हुँ, कुछ भी घट सकता है, तो कुछ भी घट जाएगा। हुँ। ये तो हुई आपने बहुत अच्छी बात की। मैथोलॉजी की बात वो भी दिखती भी है उस हुँ, हुँ, लिखाई की संसार में। हुँ, इसके अलावा जो आपके पढ़े हुए विदेशी साहित्य या जो रोज़-बरोज़ आपको कोई एक अख़बारी कतरन, कोई न्यूज़ एनालिसिस, कोई लेख, वो कौन-सी और चीज़ें होती होंगी जो आपके लेखक को और शेप अप करती होंगी एक उस दिशा में और कन्विंस करती होंगी जिस दिशा में आप अपने
लेखक को ले जाना चाहते हैं। जी। ये अभिषेक मजूमदार साहब हैं, बहुत ही कमाल प्लेराइट और डायरेक्टर हैं। मैंने उनके साथ 10 महीने की वर्कशॉप करी थी, जिस दौरान एक नाटक लिखा था। तो उन्होंने उस दौरान हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब मुझे दी कि आपके हर नाटक का ऐसा एक प्रोसेस होना चाहिए कि आप इस नाटक में जो बात कहना चाहते हैं, वो पहले कही गई है क्या, आप पता करने की कोशिश करें और आप उसके बारे में पढ़ें। मैं दूसरे नाटक की बात करता हूँ जो मैंने लिखा था। उस नाटक का नाम जैसे मैंने बताया एक अनसुनी बात, जिसमें वही कहानी थी कि वो पहाड़ द्रोणागिरी पर्वत जो उठा के अब ले आए हैं लंका में, उसके लोग अगर सुबह उठे होंगे तो उनको क्या लगा होगा, और वो अपने ये बात करने के लिए कि हमको उजाड़ दिया गया, वो किसके पास गए होंगे, क्योंकि युद्ध के उन्माद में किसी को कुछ शायद समझ नहीं आता है। तो उस दौरान उस लेखनी के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारी रामायण, आई थिंक कदम रामायण वगैरह भी पढ़ने को उन्होंने मुझे बहुत सारी रेफरेंसेस बुक्स बताई कि ये चीज़ें पढ़ो। वो पहली बार था जब उन्होंने कहा कि फिलोसॉफी पढ़ो, और मैंने विमल कृष्ण मातीलाल की कुछ किताबें पढ़ी। अ, अ, मुझे मुझे इनिशियली शायद समझ में नहीं आया कभी भी कि हम ये किताबें जो इतनी सारी पढ़ रहे हैं, इससे लेखन पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट शायद देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है, ओह ये बात तो मैंने शायद उस किताब में पढ़ी थी और उसका मेरे ऊपर इम्प्रेशन रहा जो यहाँ पर आया। हाँ, मैं इनिशियली तो मुझे भी ये लगता था, अरे मुझे लिखना है, मुझे लिखने दो, मुझे ये मत बोलो ये किताबें पढ़ और इतनी सारी किताबें पढ़ या ये लेख पढ़। लेकिन मेरे को लगता है कि आपका जो ड्राफ्ट होता है, फाइनल ड्राफ्ट, वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपके पढ़ने का इस पर काफी असर रहा है। अच्छा, अभी आसपास आपके इसका वो चलता है या गिद्ध का आलेख कहीं आसपास, आपके आसपास हाथ के बगल में रखा हुआ है क्या, या आपकी स्मृति में कुछ चंद लाइनें हैं जो हमारे देखने वाले उस आपके इस वो चलता है कि वो आपके पसंदीदा कोई टुकड़े सुन सकें? बिल्कुल सर, मेरे पास है, मैं सुना सकता हूँ हाँ, आपको। जरूर जरूर सुनाइए। जी, ठीक है। ठीक है। गिद्ध अपने पंखों में से एक पुलिस वाले की वर्दी निकालता है। वो, अरे ये कैसे? गिद्ध वर्दी पहनते हुए कहता है, अरे सब खेल है और खेल में सब कुछ जायज है। गिद्ध अब गिद्ध नहीं है, मतलब गिद्ध ही है पर पुलिस वाला भी है। गिद्ध, हाँ भाई किधर? वो, जी गांव। पुलिस वाला, कहाँ से? वो, जी यहाँ से। पुलिस वाला, कब से? वो, जी इतने दिन से। पुलिस वाला, इतने? वो, जी इतने। पुलिस वाला, कमाल भाई कमाल। पुलिस वाला, बॉर्डर पार की तो इधर एंट्री नहीं है। वो, जी अच्छा। वो आगे बढ़ता है, वो गिद्ध को देखता है, वो गुस्से में है। वो कहता है, तुम्हारे चक्कर में हम शायद दूसरे देश आ गए। गिद्ध, दूसरा देश? वो, हाँ दूसरा देश, वरना वो बॉर्डर पार करने की बात ही क्यों करता। गिद्ध वर्दी उतार फेंकता है, दोनों खूब हंसते हैं। वो, उन्होंने हम पर छिड़का क्या था? गिद्ध, कीटनाशक। वो, तुम जानते हो कीटनाशकों के बारे में? गिद्ध, हाँ जानता तो हूँ। वो, हम किसकी फसल हैं जो हम पर इतना छिड़काव हुआ? गिद्ध, अरे कभी तो बड़ा सोचो, हम कीड़े भी तो हो सकते हैं। हाँ, सचमुच ये जो बात थी, ये मेरे लिए बिल्कुल ही चौंका देने वाली बात थी कि इसको एक बहुत ऑब्वियस ढंग से भी कोई कही जा सकती थी बात, लेकिन ये जहाँ पहुँचती है कीड़े होने की बात, वो उस नाटक को एक बिल्कुल जहाँ से वो शुरू होता है उसकी और इंटेंसिटी को मेरे लिए बढ़ा देती है। और तब मुझे लगता है कि लेखक कहीं भी लापरवाह नहीं हो रहा है और उसको लगातार मानव की गरिमा और उसके साथ होने वाले इस अटपटे व्यवहार को लेकर एक गहरा गुस्सा उसके मन में। तो
सिर्फ़ ये एक कलात्मक आप कहिए कि बाज़ीगरी नहीं, बल्कि एक सवाल को हैंडल करने की एक ज़िम्मेदार पूरी कोशिश मुझे चिराग खंडेलवाल के इस लेखन में दिखाई देती है। क्या आपको मेरी इस राय से कोई वो हो रहा है मतलब असहमति? नहीं सर, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि जो कुछ महसूस हुआ और जो उसके प्रति क्या गुस्सा था और क्या सवाल था, वो सारा गुस्सा और वो सारे सवाल और वो मुझे नहीं पता, मुझे ये कहने का हक है कि वो सारी पीड़ा, क्योंकि अ, मैं उन हालातों से नहीं गुज़रा जो बहुत सारे लोग गुज़रे, लेकिन वो एक एक मौका मुझे मिला कि इसको मैं नाटक के लिए तो मुझे पता नहीं कि इसको कागज़ पे उतार सकता हूँ और मैं जो चाहे वैसा लिख सकता हूँ। मैं मेरा जो सत्य है, जो मेरे को लगता है कि मेरा सत्य है, वो मैं इस वक़्त कागज़ पे उतारने के लिए एकदम आज़ाद हूँ। तो हुँ, वो हाँ, उसमें थोड़ा गुस्सा भी था और मुझे लगता है कि वो नाटक के प्रोसेस के दौरान वो गुस्सा काफ़ी निकल भी गया। हुँ, हुँ, वो सारे सवाल, मुझे नहीं पता वो सवालों का जवाब मिला कि नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि उन लोगों की मदद क्यों नहीं करी गई या फिर हुँ, अम, जो ऊँचे पदों पर हैं, जो सबसे ऊँची कुर्सियों पर है, वो उस वक़्त क्या कर रहे थे? वो शायद जवाब कभी मिलेंगे भी नहीं। हुँ, पर हाँ, मतलब ये कोशिश तो थी। हुँ। अच्छा, अब जबकि आप इस नाटक के अलावा भी जो दूसरी लिखाइयाँ आप अपने मुंबई में रहते हुए तो हो सकता है कि किसी वेब सीरीज़ के लिए या किसी टेलीविज़न सीरीज़ के लिए या फ़िल्मों के लिए या कॉर्पोरेट के लिए एक लेखक के तौर पर आपको खुद सुबह से शाम तक क्या चीज़ें अटपटी लगती हैं? क्योंकि आखिरकार आपको लेखन के बल पर अपनी जगह बनानी है या अपनी एक पहचान बनानी है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जिन चीज़ों के लिए लिखना है और जिन लोगों के बीच लिखना है, उसके हालिया अनुभव आपके क्या हो रहे हैं? सर अ, मुझे मैं अभी 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मुझे ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगता है कि हम सब जिस भी बबल में रहते हैं, उसने हमें इतना सेव कर रखा है हमारे आसपास की सारी चीज़ों से, वो चाहे कुछ भी हो। अ, मुझे लगता है कि हम उस बबल में सेफ हैं, तो हमें लगता है कि वो दुनिया सेफ है। पूरी दुनिया सेफ है, क्योंकि पूरी दुनिया भी तो वही जीवन जी रही होगी जो शायद मैं जी रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। तो मैं फ़िलहाल तो उस पर लिखना चाहता हूँ, मैं लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, वो किस चीज़ के लिए लड़ी गई थी? मतलब अगर वो सारी चीज़ें एक पल के लिए मना कर दें, वो शायद ज़मीनें हो, दौलतें हो, वो सारी चीज़ें मना कर दें कि हम अब किसी के साथ नहीं जाना चाहते। तो फिर हम उन सारे युद्धों में क्या कहना चाहेंगे? हमारे सारे युद्ध किस तरफ जाते हैं फिर? किस चीज़ के लिए होते हैं? ये और एक मैं पता नहीं खुद ही को कुछ चीज़ों से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कॉमेडी लिखूँ। लेकिन हुँ, उसमें भी मेरी कोशिश यही जाती है कि अ, हमें लगता है कि अ, मतलब मुझे लगता है, सॉरी, हमें क्या लगता है, हमें कहना उचित नहीं होगा कि जितने भी ऊँघते हुए कस्बे हैं, उनके अंदर भी इतना सब कुछ घट रहा होता है जिसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम ट्रेन से सफ़र करते हुए उन कस्बों, उन गाँवों से निकल जाते हैं और हमें लगता है कि कैसे चुनिंदा से शहर है ना, इनमें क्या घटता होगा? लेकिन उन लोगों के भी अपने सपने हैं, उनके अपने दुःस्वप्न हैं और वो जिनसे वो रोज़ लड़ते हैं और रोज़ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन पे लिखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। अ, तो ये 2 चीज़ें हैं। हुँ। ये सवाल मैं अपने इस प्रोग्राम में सभी मेहमानों से पूछने की कोशिश करता हूँ कि इस बहुत तेज़ी से बदलते हुए वक़्त के बीच में, पहली तो चीज़ कि क्या आपने ऐसा कुछ पहले अनुभव किया था कि जो पिछले 7, 8, 10 वर्षों में हमारे आस-पास चीज़ें
तेजी से बदल रही हैं, वैसी तेजी से कभी बदली थी क्या? और जो बदलाव हैं, उनके बीच में खुद आप जब सुबह सोकर उठते होंगे, तो कौन-सी ऐसी चीज़ आपको आज और जी लेने की हिम्मत देती है? क्योंकि खुद आपने कहा कि अभिषेक मजूमदार के कहने के बाद आपने कुछ फ़िलॉसफ़ी पर भी किताबें पढ़ी। रामायण के विभिन्न संस्करण और रूप आपने इसलिए पढ़े क्योंकि उसका दूसरा संदर्भ था, लेकिन जब आपने दर्शन जगत की दुनिया में थोड़ा झाँका, तो ये सब मिलाकर अगर देखें तो ये जो समय है जिसमें हम सुबह उठकर आज का दिन जी लेने के लिए ताकत जुटाते हैं, इसका क्या आपके लिए निजी तौर पर अ, कैसे आप उसे नेविगेट कैसे करते हैं? अपने लिए जीने का कोई एक मसाला कहाँ से लाते हैं? मैंने शायद कभी सोचा नहीं है इस बारे में सर, सॉरी। लेकिन मुझे मुझे अभी याद आता है कि मैंने जब पहली बार फ़िलॉसफ़ी की किताब खोली, जीवन में पहली बार, तो वो एक कहानी से शुरू हुई कि एक साधु कभी झूठ नहीं बोलता था और उस एक आदमी आकर छुपा उसके पास और लोगों ने आकर पूछा कि वो आदमी कहाँ है? तो उसने बता दिया कि यहाँ पर है क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और उसे नर्क भेजा गया। तो उसने पूछा कि मुझे नर्क क्यों भेजा जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुम सत्य बोलते लेकिन उस तरीके से बोलते कि जान बच जाए। तो मुझे लगता है कि और मुझे नहीं पता ये बोलते वक़्त मैं कितना सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, जब मैं कुछ भी लिख पाता हूँ, कुछ भी, मैं कहता हूँ एक दिन में एक लाइन भी, वो मुझे बहुत ही उत्साहित कर देती है। मतलब मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है कि आज मैंने कुछ लिखा है। अ, आज मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है। उसमें मेरा कोई अचीवमेंट नहीं होता उस किताब में, लेकिन अगर मैंने आज एक एक किताब पढ़ ली या एक ऐसा लेख पढ़ लिया, तो मुझे लगता है कि यार मैंने क्या अचीव कर लिया आज। और ये फ़िल्मों में भी लागू होता है। मेरा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त है साहिल आहूजा। हम लोग कभी अच्छी फ़िल्में देख लेते हैं साथ में, तो हम कहते हैं क्या हमने क्या पा लिया है आज। तो मुझे याद है मैंने शिंडलर्स लिस्ट जब देखी थी पहली बार तो मेरे पिताजी के साथ देखी थी और अ, मुझे इतनी समझ नहीं थी पर कुछ तो महसूस हुआ था शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अच्छा पढ़ना, अच्छा देखना बहुत मोटिवेट करता है आपको कि आप कुछ करें, कुछ कहने की कोशिश करें, शायद। पढ़ने की बात आपने की तो वो अभी हाल की कुछ पढ़ी हुई चीज़ों में कौन-सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है या लगी? सर, मैं पिछले अभी मैंने गीतांजलि श्री का उपन्यास खाली जगह पढ़ा। मुझे वो लेखनी, वो बातें, जिस तरीके से लिखा उन्होंने वो बहुत पसंद आया। मैंने उनको जीवन में कभी पढ़ा नहीं था पहले, मैंने उनका नाटक देखा था हमारा शहर उस बरस। मैंने पहले वो रिसेंटली वो पूरा किया और उसके बाद मैंने अभी खाली जगह पढ़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि वही एक बात और एक सच को कहने के कितने सारे तरीके होते होते हैं। वो उनकी लेखनी में इतना सुंदर लगा मुझे। तो मैं रिसेंटली वही एक किताब अभी पढ़ी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो चिराग हम लोग करीब-करीब बातों के आखिरी हिस्से में पहुँच गए हैं। जी। तो हमको ये लास्ट में आखिर में हमको ये बताइए कि जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी पूछा कि ये जो आपके आस-पास वक़्त बदल रहा है, इसको समझने के लिए आपने कुछ टूल कुछ विकसित किए हैं? मतलब जैसे आज ही एक किसी नेता ने ये बयान दिया कि जो मतलब शाहजहाँ का ने को मुमताज़ से कोई प्यार नहीं था। अगर होता तो वो 3 शादियाँ पहले और 5 शादियाँ बाद में क्यों करता वगैरह-वगैरह वाली। तो ये सब भी आपके आस-पास ही हो रहा होता है। जी। क्या उससे आप उसे कैसे समझते हैं और उसको कैसे अपने दिमाग में बैठाते या नहीं बैठाते हैं? इस तरह की अटपटी बातें। सर मुझे लगता है ये प्रकार की बातें अचानक से, मतलब मैं खुद इस वक़्त 32 साल का हूँ। तो पिछले 7-8 सालों में जैसे कहा अचानक से वो बातें आने लगी जो शायद पहले कभी नहीं आई थी। अचानक से वो बातें आने लगी कि जिससे सुन को आपको लगे कि क्या हम वाक़ई ऐसे
समाज में रह रहे थे क्या इतने दिनों से? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। और मैं शायद समझ नहीं पाया अभी तक कि इन चीज़ों को लेना कैसे है, इनके बारे में हमें आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन शायद उन चीज़ों पे अपने तरीके से सवाल रखना एक तरीका है कि आप उन चीज़ों को कैसे उनका सामना कैसे कर पाएँ। आप जैसे एक शब्द बहुत चला भक्त, मेरे को लगता है भक्तों को भी पता नहीं था कि वो भक्त हैं। अचानक से एक दिन उनको रियलाइज़ हुआ, अरे यार हम भक्त हैं। हमें कोई जैसे आप कभी जाएँगे देश के एक पर्टिकुलर हिस्से में तो आपको पता चलेगा, लोग कहते हैं नहीं वो साहब तो विष्णु का अवतार हैं। उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। वो जो गलत हुआ वो तो दूसरी पार्टी थी ना तब। तो ये जिस तरीके का रंग रोगन चल रहा है उसके बीच में मेरे को लगता है ये हम लोगों का काम है कि उसके बीच में अचानक से बताएं कि नहीं यहाँ पर एक काला धब्बा है जो कभी मिटेगा नहीं, या इस रंग रोगन इस पुताई से पहले जो रंग था वो ऐसा दिखता था। मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हम उसमें हमेशा सफल ही हों या किस हद तक सफल हो, लेकिन वो कोशिश करते रहना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। वही वो मुझे लगता है बात फिर से वहीं आती है मेरे लिए कि वो सवाल उठाना और अपना सच सामने रखना। ये करते हुए शायद हम उस पूरे पागलपन से बचे रह सकते बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब हम लोग इसी नोट पर ये काफ़ी ठोस बात आपने कही, पागलपन से बचे रहने के लिए जो ज़िम्मेदारी और ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें से एक की तरफ आपने ज़रूर इशारा किया, बल्कि उसको आप प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत आभार चिराग खंडेलवाल। बहुत बहुत आपके साथ शुक्रिया सर हम आपका। हाँ, एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं, आपको, आपकी टीम को, पूरी हिंद पारो टीम को, जिन्होंने एक बहुत ही अनोखा अनुभव हमारे सामने 3 नाट्य आलेखों को मिलाकर पेश किया। तो हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपके साथ ऐसी कोई चर्चा हो सकेगी। जरूर बहुत-बहुत सर, आभार। बहुत बहुत जनचौक के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान थे चिराग खंडेलवाल, जो कि एक नाट्य लेखक, अभिनेता, अनुवादक और अ, विचारक हैं। चिराग खंडेलवाल के साथ ये बातचीत मेरी तेरी उसकी बात आपको कैसी लगी, आप हमको यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। देखते रहिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम को, जिसमें हम अपने समय और समाज से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से बात करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।